नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरें लेकर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर देहरादून विमान सेवा का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रामनवमी के शुभ अवसर पर देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए 42 सीटर विमान सेवा शुरू होने से पिथौरागढ़ देहरादून का सफर 1 घंटे में पूरा हो सकेगा। इस देहरादून आपको बता दें कि उड़ान के दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने वीडियो संदेश के जरिए देहरादून पिथौरागढ़ विमान सेवा के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए राज्य में हवाई सुविधाओं को बढ़ावा देने का आश्वासन दिया और साथ ही सीमांत क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में उत्तराखंड को बड़ी सौगात मिली है। इस सेवा के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा अब करीब 1 घंटे में पूरी हो सकेगी और जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। कुमाऊं को गढ़वाल से जोड़ने के लिए, देहरादून से जोड़ने के लिए आज एक प्रयास हम कर सकते हैं कि धरातल पर उतरे। क्या कहें? नहीं, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। मैं आज जो हवाई सेवा प्रारंभ हो रही है देहरादून से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से देहरादून की, इस सेवा के प्रारंभ होने पर मैं सभी सीमांत क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। रामनवमी के पावन दिन पर यह सेवा प्रारंभ हो रही है और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे नगर विमानन मंत्री श्री राम मोहन नायडू जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये हमारी प्राथमिकता है कि राज्य के हमारे सभी सीमांत क्षेत्र हमारी हवाई सेवा से कनेक्ट हों और पिथौरागढ़ का एयरपोर्ट अब देहरादून से सीधे जुड़ गया है, दिल्ली से भी जुड़ गया है, दिल्ली से भी हवाई सेवा प्रारंभ हो गई है और उसके विस्तार के लिए 450 करोड़ रुपये की धनराशि राज्य सरकार ने पहले ही स्वीकृत कर दी है, जिससे कि उसका और विस्तार होगा। और भारत सरकार का नगर विमानन मंत्रालय, उसके साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में हमारा करार हो चुका है, MOU हमारे साइन हो चुके हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के नए कैबिनेट मंत्री खजान दास ने अपना पद संभाल लिया है। हाल ही में हुए मंत्री कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया और इसी बीच ये नए कैबिनेट मंत्री ने अपना पद संभाल लिया है। आपको बता दें कि नई जिम्मेदारी उन्हें प्राप्त हुई है। पूजा के बाद विधानसभा में उन्होंने चार्ज लिया है और इस बीच वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं वो आपको सुनवाते हैं। तो विधानसभा में चार्ज लिया है मंत्री ने। आपको बता दें कि कई अहम विभागों की जिम्मेदारी भी उनको मिली है और इसके साथ ही उन्होंने शपथ ली और लोगों को आश्वासन दिया है कि उनके सभी कार्य समय पर पूरे होंगे। वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने की भी बात वो जनता के बीच कहते हुए नजर आए हैं। पेंशन को 6,000 तक करने की बात उन्होंने की है यहाँ पर और इस योजना को गति मिलेगी बहुत जल्द। मंत्री खजान दास ने कैबिनेट पद अब संभाल लिया है और उसके बाद जनता को सीधे आश्वासन देते हुए, जनता के बीच रूबरू होते हुए आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। आश्वासन दिया जा रहा है उनके द्वारा कि किस तरीके से उनकी जो भी अधूरे कार्य हैं वो अब पूरे होंगे और समय पर कार्य को गति मिलेगी। सरकार के बीच जो कार्य चल रहे हैं जनता के, वो पारदर्शिता के साथ पूरे होंगे। पेंशन की भी बात यहाँ पर कही गई है क्योंकि लंबे समय से पेंशन को बढ़ाने की जो गुहार है, जो मांग है, वो जनता से लगातार की जा रही थी और अब पेंशन बढ़ाने की बात यहाँ पर मंत्री खजान दास के द्वारा की गई है। ये
विभाग बहुत बड़ा है, आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं। जांच उपरांत जहां पर गड़बड़ हुई होगी वो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अभी अभी कुछ दिन पहले जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से जो सूचना मिली और विभागीय जांच भी हुई, उसमें 970 के लोग जो पेंशन, दोहरी पेंशन ले रहे थे, 2-2, 3-3 जगह से पेंशन ले रहे थे, उसके खिलाफ विभाग जांच कर रही है। यदि सत्य पाया गया तो इसमें रिकवरी की कार्रवाई होगी। पेंशन बढ़ोतरी को देखिए। और अब खबरों में बात करेंगे नैनीताल की, जहां चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर नैना देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही। आपको बता दें कि अष्टमी और नवमी के मौके पर सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। शहर के आसपास के इलाकों में आपको बता दें कि गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग मां के दर्शन करने पहुंचे। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली और भक्तिमय माहौल बना रहा। बाहर से आए पर्यटक भी मां नैना देवी के दर्शन करने पहुंचे और इस दौरान भक्तों ने छोटी कन्याओं का पूजन किया और साथ ही उनका आशीर्वाद लिया। कई श्रद्धालुओं ने नवरात्रि के व्रत भी रखे थे, तो वहीं कुछ भक्तों ने अपील की कि मंदिर परिसर और झील की साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाए और प्रसाद झील में न डाला जाए। बहुत ज्यादा है। मैं सारे व्रत रखती हूँ नवरात्रि के। आज अष्टमी थी, सुबह हमने कन्या पूजन भी करा। घर में सुबह उठ गए थे, हमने नहाया धोया, पूजा करी, पूरे परिवार ने करी और हमने कन्या पूजन करा। सुबह उनके लिए सारा भोग वगैरह तैयार किया और अभी मंदिर आए। तो हमें लगता है कि एक पॉजिटिव वाइब आती है कि माता जी का व्रत करके हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो इसलिए हमने व्रत करते हैं हर साल। बहुत ज्यादा इसके फायदे भी बहुत है और एक जो इंटरनल फायदे वो भी बहुत ज्यादा है। मन शांत रहता है, माता की तरफ मन करता है कि हम दिन में कई बार ऐसा होता है कि हम माता का नाम लेते हैं, उससे भी कई सारी पॉजिटिविटी आती है और मन शांत रहता है। ये बहुत ज्यादा है। मैं सारे व्रत रखती हूँ नवरात्रि के। आज अष्टमी थी, सुबह हमने कन्या पूजन भी करा। घर में सुबह उठ गए थे, हमने नहाया धोया, पूजा करी, पूरे परिवार ने करी और हमने कन्या पूजन करा। सुबह उनके लिए सारा भोग वगैरह तैयार किया और अभी मंदिर आए। तो हमें लगता है कि एक पॉजिटिव वाइब आती है कि माता जी का व्रत करके हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो इसलिए हमने व्रत करते हैं हर। बस यहीं पर दर्शन में बड़ी लंबी लाइन थी, तो बस पूरे विधि विधान से माता जी के दर्शन हो गए हमें आज संयोग से। ये एक हमारे लिए पहले से प्लान नहीं था, लेकिन हमने देखा बाद में जब रिजर्वेशन करा लेके 1 अष्टमी का दिन हमें मिल रहा है। बहुत ही खुशी हुई हमें माता जी के दर्शन करके। मंदिर तो बहुत ही सुंदर है, नैना देवी माता का मंदिर नैनी झील के किनारे। आशा है आप पूरी आस्था है, हमने पूरे व्रत रखे हैं। हरिद्वार से जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शिक्षा विभाग की योजना की सशक्त लागू पर निर्देश जनपद सभी स्कूलों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति 90% से कम नहीं होनी चाहिए। जिला कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कूलों में पढ़ाई के स्तर पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि नए शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होने से पहले तैयारियां पूरी कर ली जाएं। साथ ही छात्रों की उपस्थिति की नियमित रिपोर्ट जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। अभिभावकों के साथ बैठक कर बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। आज शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और इसमें मुख्यतः जो हमारे जर्जर विद्यालय हैं या जहाँ पर अभी निर्माणाधीन विद्यालय हैं उनको कैसे हम लोग अभी बारिश से पहले ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा की गई। जहाँ पर हम नव निर्माण कर सकते हैं वहाँ पर जिला योजना से प्रस्तावित करने को डायरेक्शन दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त मिड डे मील योजना का भी जो हमारी PM पोषण योजना है उसकी भी समीक्षा की गई,
जहाँ पर हमारे अभी LPG सिलेंडर्स चल रहे हैं वहाँ पर कोई दिक्कत ना आए उसके बारे में DSO को और शिक्षा विभाग को बताया गया है। और अन्य जगह जहाँ पर हमारी कोई समस्या नहीं चल रही है वहाँ पर जो खाने की गुणवत्ता है वो ठीक रहे, बच्चों को पर्याप्त मात्रा में अच्छी क्वालिटी का भोजन मिले। 1 अप्रैल से नया सेशन जो शुरू होगा उसके बाद लगातार निरीक्षण भी किए जाएंगे और साथ ही बच्चों की उपस्थिति बढ़े इसके लिए एक सिस्टम बनाया जा रहा है ताकि हम डेली मॉनिटरिंग कर सकें कौन से स्कूल में कितने बच्चे उपस्थित रहे हैं और उसका जो डेटा है उसको लगातार हम लोग मॉनिटर करेंगे और कोशिश करेंगे कि बच्चों की उपस्थिति बढ़े और बच्चों को अच्छी गुणवत्ता का खाना मिले और उसके बाद फिर अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिले। इन सभी चीज़ों पर आज चर्चा की। इसी के साथ ही केदारनाथ यात्रा 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। डीएम विशाल मिश्रा ने धाम पहुंचकर सारी व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया है और सभी कार्यदायी संस्थाओं को 15 अप्रैल तक गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। आपको बता दें कि भारी बर्फबारी के चलते पहले बर्फ हटाई जाएगी, फिर मार्ग, पानी, लाइट और अन्य सुविधाएं दुरुस्त की जाएंगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करना। तो चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। खुद जिलाधिकारी धाम पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण कर रही हैं, सुविधाएं दुरुस्त करने के सख्त निर्देश भी यहां पर दिए जा रहे हैं और विशेष फोकस यहां पर पर्यटकों के साथ साथ श्रद्धालुओं के आने पर बना हुआ है कि उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि साल 2026 की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। चार धाम यात्रा के साथ साथ केदारनाथ यात्रा की तैयारियों का जिला अधिकारी के द्वारा जायजा लिया जा रहा है। बर्फबारी भी देखिए किस तरीके से हो रही है, वो भी तस्वीर आप देखिए। बर्फ के बीच में लोग आपको लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे होंगे और इसके साथ ही जो मार्ग हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। अब उन मार्गों से बर्फ को हटाया जा रहा है। यात्रा को सुगम कैसे बनाया जाए इस पर विशेष फोकस भी प्रशासन के द्वारा बना हुआ है और साथ ही साथ जो व्यवस्थाएं हैं वो भी दुरुस्त होनी चाहिए ताकि श्रद्धालु किसी भी तरीके की परेशानी में ना फंसे और उनकी यात्रा सुगम बने। तो बर्फबारी से ये बाधित मार्ग आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा। केदारनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां ये चल रही हैं। खुद प्रशासन पैनी नजर इस पर बनाए हुए है। जिलाधिकारी भी मौके पर पहुंच रही हैं। स्थलीय निरीक्षण उनके द्वारा किया गया है। कार्य को गति प्रदान करने के लिए सख्त निर्देश भी लगातार दिए जा रहे हैं। मशीनों का प्रयोग कैसे किया जाए बर्फ को हटाने के लिए, और देखिए डेडलाइन कहीं ना कहीं 15 अप्रैल रखी गई है, तो उस डेडलाइन पर कार्य पूरा हो इसके लिए भी अब सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि कार्य अमल में लाया जाए और बर्फबारी के चलते जो भी मार्ग प्रभावित हुए हैं या प्रभावित हो रहे हैं उन मार्ग को सही ढंग से सुचारू रूप में चलाने के लिए व्यवस्थित किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस वक्त हमारी टीम यहाँ पर आई हुई है और हम लोगों ने आज पूरा इंस्पेक्शन किया है। बर्फ़ अभी 3 से 4 फीट की हाइट की है यहाँ पर। तो सबसे पहला कार्य तो यही है कि हम लोग तत्काल बर्फ़ हटाने की जो टीम है उसको मोबिलाइज़ करेंगे और बर्फ़ हटा करके फिर यहाँ पर जो शॉप अलॉटमेंट है उसकी प्रक्रिया पैरेलली चल रही है। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो भी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं उनको रिस्टोर करेंगे, उनको इस्टेब्लिश करेंगे और जल्दी हम लोग दोबारा से टीम लेकर के आएंगे यहाँ पर ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग सारा कार्य समय से पूरा कर सकें। वर्ष 2026 की जो यात्रा है उसके लिए पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय और एसपी मैडम खुद यहाँ के केदार सभा के हमको लेके और सब लोगों को साथ लेके यहाँ की स्थिति का जायजा लिया और हमारे साथ आज बैठक भी है और कल भी बैठक हुई है और बहुत चिंतित है कि सब कैसे यात्रियों की व्यवस्था हो, यात्रियों के अच्छे से दर्शन हो, यात्रियों को अच्छे से रहने की व्यवस्था हो। ये पहली बार यहाँ पे ऐसे जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये पहल हुई है कि केदारनाथ में एक बार हम सब लोग साथ जाके वहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा ले। जय बाबा केदार। जैसे कि आप देख सकते हैं आज जिलाधिकारी महोदय और हमारी पूरी टीम द्वारा यहाँ पे संयुक्त निरीक्षण किया गया था केदारनाथ धाम का। यहाँ पर अभी 3 से 4 फीट की बर्फ़ है जहाँ पर हमारे पुलिस की 3 सिपाही और ITBP के 12 जवान इस वक्त तैनात हैं सुरक्षा में। हमारे यहाँ के जितना भी सुरक्षा व्यवस्था है उसका मुआयना किया गया। जो हमारे यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है, उनकी जो क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है और उनकी जो रुकने की व्यवस्था है उस सबका जायज़ा किया गया। हमारे द्वारा संबंधितों से फीडबैक भी दिया गया है पिछली बार का और उसी के चलते हम लोग आगे बैठकों में भी इस को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ करने का पूरा निश्चय करते हैं।
उधर हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में इन दिनों जंगली हाथियों का आना लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीती रात जगजीतपुर इलाके की बालाजी एनक्लेव कॉलोनी में एक बड़ा जंगली हाथी पहुंच गया। हाथी गली में आराम से चलता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। हाथी को अचानक अपने घरों के पास देखकर लोग डर गए और घरों के अंदर ही छिप गए। स्थानीय लोग अब वन विभाग से मांग कर रहे हैं कि हाथियों की आवाजाही को रोका जाए और इलाके की सुरक्षा को बढ़ाया जाए। साथ ही लोगों का यह भी कहना है कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया इसको लेकर, तो किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। हरिद्वार की कॉलोनी का ये वीडियो आपको बता रही है। रात में देखिए किस तरीके से रिहायशी इलाके में एक हाथी पहुंचता है और जिसकी वीडियो ये सामने आई है। हाथी के डर से लोग अपने घरों में ही छिप गए और इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई कि जल्द ही हाथी का रेस्क्यू किया जाए, उसे पकड़ा जाए, ताकि हम लोग राहत की सांस ले सकें। और अगर समय पर कार्रवाई नहीं की गई तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो सीधे ये बड़े हादसे को दावत देते हुए कहीं ना कहीं हाथी जो है वो रिहायशी इलाके में पहुंचा है। अब इसका रेस्क्यू होना भी बहुत ज़रूरी है। लोग डरे हुए हैं और घर से निकलने में उन्हें परेशानी हो रही है। रात का समय है और उस वक्त की ये बनाई गई वीडियो है जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। हरिद्वार के रिहायशी इलाके का पूरा मामला है। बालाजी एनक्लेव में देखिए विशाल जंगली हाथी जो है वो पहुंचा हुआ है। लोगों को कोई परेशानी ना हो और बच्चों को नुकसान ना हो, इस डर से लोगों के बीच में चिंता बनी हुई है और इसीलिए उन्होंने वन विभाग को मौके पर सूचना भी दी है। स्थिति के बारे में बताया है कि जल्द से जल्द एक हाथी को पकड़ा जाए जो रात के समय रिहायशी इलाके में देखा गया है घूमता फिरता हुआ, ताकि जो कॉलोनी के लोग हैं, जो कॉलोनी वासी हैं, वो राहत की सांस ले सकें। उधर हरिद्वार में चैत्र नवरात्रि का समापन बड़े ही भव्य तरीके से हुआ है। पतंजलि योगपीठ में इस मौके पर आस्था और भक्ति का खास माहौल देखने को मिला। अष्टमी और महानवमी के दिन यहां कन्या पूजन और कन्या भोज का आयोजन किया गया। छोटी छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर उनके पैर भी धोए गए, आरती की गई और उन्हें प्रसाद के रूप में भोजन कराया गया। साथ ही उन्हें उपहार भी दिए गए, जिससे नारी शक्ति के सम्मान का संदेश दिया गया। इस दौरान पूरे परिसर में भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना रहा। योग गुरु बाबा रामदेव ने इस अवसर पर सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं दी और कहा कि नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आत्मिक जागरण का समय है। नवरात्र की पूर्णता की और रामनवमी की बधाई इस रूप में सबके भीतर राम के रामत्व की, कृष्ण के कृष्णत्व की, हनुमान के हनुमत तत्व की, शिव के शिवत्व की और माँ भवानी दुर्गा भगवती सरस्वती की दिव्यता की प्रतिष्ठा, यही हमारे सनातन धर्म का मूल तत्व है। कहने को लोग कहते हैं गर्व से कहो हिंदू है, सनातनी है, तो हिंदुत्व और सनातन का मूल तत्व है भगवान की, भगवती की भगवत्ता, राम का रामत्व, कृष्णत्व, हनुमतत्व और शिवत्व। जिस दिन ये सब में अवतरित हो जाएगा उस दिन हर एक बेटी भगवती का स्वरूप होगी और हर एक बेटा राम का स्वरूप होगा। और जब राम जैसा, कृष्ण जैसा, शिव जैसा, शिवो हम आत्मा हम शुद्ध हम बुद्धो हम का यह पावन पवित्र जन जन में अभिव्यक्त होगा, तब सनातन संस्कृति का ये मूर्त विग्रहवान स्वरूप इस देश को जगत गुरु, विश्व गुरु, आर्यभट्ट देश बनाएगा। और इसकी आज इसलिए भी आवश्यकता है, जिस तरह से डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का एक्सपोजर है, उसमें देश के बच्चों का, देश की युवतियों का चरित्र गिरा जा रहा है। मैं सबसे आह्वान करूंगा अपने बेटा बेटियों को, अपने पूर्वज ऋषि शिक्षाओं, वीर वीरांगनाओं का चरित्र बताएं और इन पर्वों का, नवरात्र का और रामनवमी आदि जो हमारे सांस्कृतिक पर्व हैं, इनका उपयोग इसमें करें कि अपनी महान का बोध करें
और उनकी चरित्रता की परीक्षा दे, और जब चरित्रमान होगा तभी सही अर्थों में राष्ट्र निर्माण होगा। नैनीताल से खबर है, जहां भीमताल ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट ने कई गांवों का दौरा किया है। उन्होंने हैडिया गांव, चकबहेड़ी और सलड़ी में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मनरेगा, सिंचाई, कृषि और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़े कामों को देखा और उनकी गुणवत्ता पर जोर दिया। हैडिया गांव में निर्माणाधीन चेक डैम और खेतों की सुरक्षा के लिए लगाई जा रही बाड़ का निरीक्षण भी किया गया। अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए कि सभी काम तय समय में पूरे किए जाएं। ग्रामीणों ने भी अपनी समस्याएं रखी। ब्लॉक प्रमुख ने स्कूलों का भी निरीक्षण किया और बच्चों से पढ़ाई के बारे में बात की। शिक्षकों की पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के लिए निर्देश दिए गए। तो विकास कार्यों की गुणवत्ता पर जोर दिया जाए। जिलाधिकारी ने गांव में पहुंचकर निरीक्षण किया है, गांवों का, स्कूलों का भी स्थलीय निरीक्षण किया है और इसी के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था गांव की और बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए कि किस तरीके से बच्चों की पढ़ाई को सुधारने की जरूरत है। आंगनबाड़ी का निरीक्षण किया, पशु अस्पताल भी पहुंचे। इस बीच जिलाधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर निरीक्षण करते हुए, बातचीत करते हुए बच्चों से। हमारे पूरे ब्लॉक का स्टाफ है और बहुत सी जगह हमने जो गांव में काम हुए हैं, चाहे ब्लॉक स्तर से हुए चाहे अन्य स्तरों से हुए हैं, उनको देखा और उनकी मॉनिटरिंग की। और सबसे ज़्यादा बात यह है कि जितने भी विकास कार्य हैं सब संतोषजनक लगे, अच्छी गुणवत्ता युक्त काम वहाँ पर कर रखे हैं। और साथ ही हमने कुछ स्कूलों का भी निरीक्षण किया और स्कूलों में अभी शिक्षा का स्तर सुधारने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और मैं तो शिक्षा विभाग से कहूँगा कि कम से कम समय समय पर वो लोग भी स्कूलों का निरीक्षण करें, क्योंकि कहीं भी मतलब सम्मानजनक स्थिति हम लोगों को नहीं लगी कि कहीं पर हम कह सकें गर्व से कि ये हमारे स्कूल के बच्चे हैं। तो मैं चाहूँगा कि शिक्षा विभाग को भी हम लोग निर्देशित करेंगे और समय समय पर ऐसे स्कूलों का भ्रमण करें और कम से कम गुणवत्ता को सुधारें। उत्तराखंड के गोविंद नगर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब स्थानीय महिलाओं ने एकजुट होकर अवैध कच्ची शराब बेचने वाले के खिलाफ छापामार कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि तपन नाम का व्यक्ति लंबे समय से इलाके में कच्ची शराब का कारोबार चला रहा था, जिससे माहौल बिगड़ता ही जा रहा था। गुस्साई महिलाओं ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि नशे की वजह से युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है और कई परिवार बर्बादी की कगार पर हैं। महिलाओं ने प्रशासन से कच्ची शराब और नशीले पदार्थों पर पूरी तरह रोक लगाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा प्रशासन इस आवाज को कितनी गंभीरता से लेता है। तो नशे के खिलाफ गोविंद नगर क्षेत्र में महिलाओं ने यह मोर्चा खोला है। दरअसल अवैध शराब के विक्रेता को महिलाओं ने पकड़ लिया, जमकर नारेबाजी भी की और पकड़े गए व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई यानी कि दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की भी मांग करते हुए ये महिलाएं नजर आई और उनका ये मानना है कि नशे के आदी होकर युवा अपने भविष्य का नुकसान कर रहे हैं और कई घर ऐसे हैं जो बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं। तो देखिए किस तरीके से युवाओं में नशे की लत इस वक्त पड़ चुकी है और घर की घर बर्बाद हो रही हैं। महिलाओं को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की जरूरत आन पड़ी है। महिलाएं अब खुद बढ़ चढ़कर नशे के खिलाफ इस अभियान को, इस मोर्चे को चला रही हैं ताकि नशा मुक्त क्षेत्र बन सके। न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में नशा मुक्त अभियान ये चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में भी नशा मुक्ति अभियान को लेकर कई कैंपेनिंग हो रही है। इसी के साथ ही गोविंदपुर इलाके में ये पूरा मामला देखने को मिला अचानक से, जब एक व्यक्ति अवैध तरीके से शराब बेच रहा था। रंगे हाथों एक महिला ने पकड़ लिया, कई महिलाएं वहां पर जमा हो गई और फिर इसके बाद जमकर उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। पकड़े गए व्यक्ति पर, दोषी पर कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग ये महिलाएं जो हैं वो कर रही हैं। और न सिर्फ ये व्यक्ति बल्कि उन सभी सिंडिकेट को खंगालने की भी बात अब इन महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है, जो ये चाहती हैं कि नशे के खिलाफ आवाज उठे और कहीं ना कहीं जो अवैध शराब बेची जा रही है उस पर शिकंजा कसा जा सके।
तो क्षेत्र में कच्ची शराब पर विरोध ये तेज हुआ है। महिलाओं ने ये तेज किया है विरोध। गोविंद नगर क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है महिलाओं के द्वारा। महिलाओं ने इस पूरे ही सिंडिकेट का भंडाफोड़ कार्रवाई करने की बात कही है और प्रशासन से भी इसमें मदद की गुहार ये महिलाएं लगा रही हैं ताकि नशा मुक्त क्षेत्र बन सके। गोविंद नगर क्षेत्र में नशे के खिलाफ ये कैंपेनिंग की गई, जमकर नारेबाजी भी की गई, क्योंकि अब जो घर के युवा हैं वो नशे के आदी हो रहे हैं, घर के घर बर्बाद हो रहे हैं और महिलाएं इसके चलते खासा परेशान हो रही हैं। तो ये बैनर महिलाओं के हाथों में आपको नजर आ रहा होगा, जो पकड़े हुए प्रदर्शन किया जा रहा है। नशा मुक्ति अभियान जो है वो महिलाओं के द्वारा चलाया जा रहा है एकजुट होकर। तो कड़ी कार्रवाई की मांग भी यहां पर की जा रही है। एक व्यक्ति को रंगे हाथों भी पकड़ा है इन महिलाओं ने, कच्ची शराब बेचते हुए अवैध तरीके से। औने पौने भाव पर ये शराब इलाके में बेची जाती है और उन युवाओं तक, उन पुरुषों तक पहुंचाई जाती है जो पीते हैं। कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं वो परेशान हो रही हैं और उन्हें अब सड़क पर उतरकर मोर्चा खोलना पड़ रहा है। फार्म के जो महिलाएं हैं वो हम घर घर जाके चेतावनी दे रहे हैं, विभिन्न गांव जाके हम लोग चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि शक्ति फार्म में घर घर में ये कच्ची शराब नशा पदार्थ घर घर में ऐसे बिक्री हो रहे हैं और घर घर के बच्चे लोग पी रहे हैं। ऐसे बच्चे छोटे छोटे से बच्चे पी रहे हैं। इसलिए हम महिलाएं मिलके ये घर घर जाके विभिन्न क्षेत्रों में जाके विभिन्न गांव में जाके चेतावनी दे रहे हैं कि आगे से आप लोग ऐसे बिक्री मत ना करें। ऐसे मतलब ज्यादा मतलब इसमें और कच्ची शराब ये बिक्री ना करे। छोटे से छोटे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, घर घर बर्बाद हो रहे हैं। नशा एक ऐसे पदार्थ है जो कि वो खाली एक परिवार को नहीं, पूरे समाज को, वो पूरे समाज को करता है। पूरे समाज में ये नशा ऐसे फैल गए है कि हर घर में सब परेशान है, बच्चे परेशान है, पति परेशान है, माँ बाप परेशान है। इसलिए हम महिलाएं मिलके हर घर जाके हर विभिन्न क्षेत्र में जाके ये प्रयास कर रहे हैं कि ये नशा जो कच्ची शराब हम परागांव गोविंद नगर में जाके दो आदमियों के ऐसे रंगे हाथों कच्ची शराब बेचते हुए मिला है। जो तपनजी नाम करके एक आदमी है, उनको बंदे के किनारे गोविंद नगर में जाके पकड़े हैं। और अब खबर श्रीनगर गढ़वाल से है, जहां डिप्लोमा इंजीनियरों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर नाराज अभियंताओं ने 23 मार्च 2026 से पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिसका असर अब कई विभागों के कामकाज पर साफ दिखने लगा है। हड़ताल के पहले दिन श्रीनगर में पीडब्ल्यूडी निरीक्षण भवन के सामने बड़ी बैठक आयोजित की गई, जहां अभियंताओं ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए चेतावनी भी दी कि जल्द समाधान न होने पर आंदोलन और उग्र किया जाएगा। अभियंताओं का कहना है कि वर्षों से लंबित 27 सूत्रीय मांगों को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिलहाल हड़ताल के चलते विकास कार्यों पर असर जो है वो पड़ रहा है और इसकी आशंका भी बनी हुई है गहरा असर पड़ने की। अब देखना होगा सरकार कब तक कोई ठोस कदम उठाती है। एनएस रावत और मैं एनएचपीडब्ल्यू में कार्यरत हूँ। शायद उनको सुनने के लिए उन पे टाइम नहीं है। धन्यवाद पहले तो आपका, आप हमारे बीच यहाँ पे उपस्थित हुए। जैसे अभी सभी ने आपको विदित कराया कि हमारी ये 27 सूत्री मांग नहीं बल्कि ये समस्याएं हैं जो शासन प्रशासन द्वारा उत्पन्न की गई है और जिनका निस्तारण हम शासन से चाह रहे थे, लेकिन शायद उनको हमारे इन समस्याओं को सुनने का टाइम नहीं है। आपको पहले बता दिया है कि भाई 13 जून 25 में हमारा जो अधिवेशन हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्य सचिव जी उसमें उपस्थित थे और ये सारी मांगे वहां पे वाचन की गई है। इसमें मैं जैसा कि आपको बताना चाहूंगा कि ये उत्तराखंड डिप्लोमा
इंजीनियर्स महासंघ के तत्वाधान में 22 से विभाग जो है हमारे हल कार्यक्रम है, इसमें अभी साथ ही यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि अभी हमारे जो आवश्यक सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से अभी आवश्यक सेवाएं हमारी इस कार्यक्रम में धरना नहीं दे रही है, ताकि जो आम पब्लिक है उसे परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके साथ यह भी अवगत कराना चाहूंगा सर कि मैं पहले तो आपका धन्यवाद अदा करता हूं, आप लोगों ने हमारे कार्यक्रम का संज्ञान लिया। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो हमारा कार्यक्रम है ये पूरे उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद की प्रत्येक शाखा में चल रहा है। और ये जो हमारी 27 सूत्रीय हमारी जो समस्या पत्र है ये आज नहीं 13 जून 2025 को जब हमारा अधिवेशन देहरादून में हुआ था और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था, अपनी समस्याएं प्रस्तुत करी थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें यह आश्वासन दिया था कि आपकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।